बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सियासी आईना के साथ मैं हूं ईमान नवाज। नाज़रीन, दुनिया की तारीख गवाह है कि जंगें हमेशा तबाही लाती हैं, लेकिन कुछ तारीखी लम्हात ऐसे होते हैं जहां सिफारतकारी दुनिया को बड़ी तबाही से बचा लेती है। और इस वक्त आलमी उफक पर पाकिस्तान का नाम फ़ख्र से लिया जा रहा है। ईरान और अमरीका के दरमियान तारीखी मुआहदा इस्लामाबाद मेमोरेंडम की शक्ल में पाकिस्तान ने एक ऐसी बड़ी और खौफनाक जंग का रास्ता रोका है जिसने पूरे खिते को बारूद के ढेर पर ला खड़ा किया था। इस तारीखी सिफारती कामयाबी के बाद अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ दोबारा खुलने जा रही है, जिसके आलमी मईशत और तवानाई के शोबे पर मुस्बत असरात मुरतब होंगे। इस कामयाबी के समरात खुद पाकिस्तान में भी आना शुरू हो चुके हैं, जहां पेट्रोल की कीमतों में वाज़े कमी रिकॉर्ड की गई है, जो कि महंगाई के मारे आवाम के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। लेकिन नाज़रीन, जहां आलमी महाज पर कामयाबियां मिल रही हैं, वहीं पर मुल्क में अंदरूनी सियासत में भी हलचल अरूज पर है। इस्लामाबाद के सियासी मंजरनामे में ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि विफाकी काबीना में बड़ी तब्दीलियां मुतवक्के हैं और यहाँ तक कि चमगोइयाँ की जा रही हैं कि शायद वज़ीर ख़जाना का भी पोर्टफोलियो तब्दील होने जा रहा है। दूसरी जानिब सियासी दर्जा हरारत को कम करने के लिए एक अहम पेशरफ्त भी सामने आई है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक बार फिर अपोजिशन इत्तेहाद को मुज़ाकरात की बाकायदा दावत दी है और पार्लियामेंट के ऐवान में महमूद खान जगज़ई साहब से वज़ीर आज़म का मुसाफा एक गुड जेस्चर के तौर पर भी देखा जा रहा है और इस बात की तरफ इशारा है कि शायद अब मुज़ाकरात की तरफ मामलात बढ़ जाएं। क्या मुल्की सियासी कशीदगी में अब ठहराव आएगा, ये जानना ज़रूरी है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट वहाँ आता है जहाँ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने मुज़ाकरात को बानी पीटीआई इमरान खान से मुलाकात की शर्त से मशरूत कर दिया है। दिलचस्प बात यह है कि इस तमाम तर सियासी हलचल में इमरान खान का ट्विटर भी खामोश दिखाई दे रहा है, जिससे ये तासुर मिल रहा है कि शायद पीटीआई भी अब संजीदगी से मुज़ाकरात की राह तलाश कर रही है। मगर क्या हुकूमत के लिए ये डगर इतनी आसान होगी? क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं कि अपोजिशन का चैलेंज है, तो दूसरी तरफ इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी भी बजट के मामलात हों या दीगर मामलात हों, उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, नून लीग से खुश भी हैं और बजट में नाराज़गी भी ज़ाहिर की। रही सही कसर सेनेटर फैसल वाडा साहब की एंट्री के बाद निकल गई। उनके बयानात ने पूरी सियासी मंजरनामे को तब्दील कर दिया, जिसके बाद हम देख रहे हैं कि मुल्की सियासी मंजरनामे काफ़ी पेचीदा और अजीब से दिखाई दे रहे हैं। इन तमाम अहम तरीन आलमी और अंदरूनी सियासी मामलात पर तफसीली गुफ्तगू के लिए आज हमारे प्रोग्राम में खुसूसी तौर पर मौजूद हैं बैरिस्टर अकील मलिक साहब, वज़ीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ हैं। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अकील मलिक साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। अकील साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे सिफारती कामयाबियों के बारे में पूछना चाहूँगी। पाकिस्तान की वजह से आज एक बड़ी जंग से खिताब बच गया है, इस पर क्या कमेंट करना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो पूरी कौम को मुबारकबाद हो। अल्हम्दुलिल्लाह जो कौम की कामयाबी है और इसको लीड किया फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब ने, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फ़ॉरेन अफेयर्स के मिनिस्टर इसहाक़ डार साहब ने, उनकी तमाम तर जो टीम है, ये सफ़ारती कामयाबियाँ जिससे अल्लाह ताला की ज़ात ने पाकिस्तान को हमकिनार किया, उसके लिए बहुत बहुत मुबारक। और इसमें वाज़े तौर पे इस टीम ने वो कर दिखाया। ये बिल्कुल दुरुस्त बात होगी अगर मैं कहूँ कि ये मार्का हक 2 है और उस मार्का हक से भी बड़ी ये बात है कि दुनिया पूरी में जो एक अमन का पैगाम गया है और दुनिया पूरी में पाकिस्तान ने जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह अमन कायम किया है, उसकी मिसाल नहीं मिलती और जिसको अप्रिशिएट दुनिया की तमाम तर लीडरशिप ने किया है और एक खुशी की लहर जो पाकिस्तानियों में दौड़ी है, वो वाक़तन जो है एक ज़बरदस्त कमाल बात है। और इसी हवाले से आपने देखा कि इलेक्ट्रॉनिकली वज़ीर आज़म साहब ने उस पे साइन भी किए, विटनेस भी किया उस एग्रीमेंट को, दोनों पार्टीज़ ने साइन भी कर दिए। और एक्सपेक्टेडली जो स्विट्ज़रलैंड में बर्किनस्टॉक के मकाम पे साइन होना है ये मुआहदा, या वहाँ पे मुलाकात होनी है। बरकैफ़ मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा माइलस्टोन है पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक हिस्ट्री में और पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिकली इस चीज़ को वाज़े तौर पे मनवाया है कि पाकिस्तान की सफारतकारी, पाकिस्तान का जो सालसी किरदार रहा है, वो काबिल तारीफ़ भी है, लायक तहसीन भी है। और उसकी वाज़े जो एक कामयाबी है वो अल्हम्दुलिल्लाह नज़र आ रही है। और इसकी इकोनॉमिक जो ट्रांसलेशन है इन टर्म्स ऑफ इकॉनमी, वो पूरी दुनिया तो उससे बेनिफिट करेगी ही, लेकिन पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम भी इसका समर जल्द हासिल कर सकें। मैं समझता हूँ कि ये भी कुछ सहाफ़ती हलकों से बातचीत चल रही है। इसके अलावा इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मेहनत कर रहे हैं अपनी पूरी टीम के साथ और उसी मेहनत के का नतीजा है, उसी का समर है कि आपकी स्टेबिलिटी जो है वो आई है इकोनॉमिकली। और मैक्रो इकोनॉमिक्स को अगर देखें तो उसका जो बेनिफिट है, उसका फ़ायदा है, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स से भी इंशाल्लाह जल्द होगा।
ठीक, अकील साहब, हम देख रहे हैं कि सिफारती कामयाबियों के असरात जो हैं, समरात जो हैं, वो आवाम तक भी अब पहुंच रहे हैं। जिस तरह से आज पेट्रोलियम प्राइसेस में कमी हुई है, यकीनी तौर पर एक गुड न्यूज़ है पाकिस्तानी अवाम के लिए। काफ़ी अरसे से हम इस मुश्किलात का सामना कर रहे थे, लेकिन अभी भी कहा जा रहा है कि इसमें मज़ीद भी गुंजाइश थी, पेट्रोल की प्राइस कम की जा सकती थी। तो मुकम्मल रिलीफ अवाम को कब मिलेगा? देखिए, पेट्रोल की कीमतों के हवाले से ज़ाहिरी बात है, जिस तरह आलमी मंडी में कीमतें कम हो रही हैं, हमने वो उसका बेनिफिट आवाम तक पास ऑन किया। और हर जुम्मे वाले दिन जो है वो रिव्यू होती हैं कीमतें। और देखें आज जिस तरह वो कमी की तरफ जा रही हैं, उसका जो बेनिफिट है, उसका जो फ़ायदा है, वो भी आवाम तक पहुँचा। तो कम से कम इसको इस हवाले से, इस पैराए में देखना चाहिए कि ये वादा जो अवाम के साथ था, वो वादा वफ़ा भी हुआ और वादा पूरा भी हुआ। बैरिस्टर कीमई साहब, कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि विफाकी काबीना में कोई रद्द-बदल होने जा रहा है। इस खबरों में कितनी सदाकत है? आया विफाकी काबीना में कोई तब्दीली होने जा रही है क्या नहीं? ये तस्दीक कीजिएगा। देखें, ये काबीना का जो इस्तेकाक है वो वज़ीर-ए-आज़म का है और वो अपनी टीम खुद बनाते हैं। और ये जो बात चल रही है काबीना के अंदर रद्द-बदल या रीशफ़ल या उसका साइज़ छोटा, मेरे इल्म में तो ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं बरकैफ़ ये ज़रूर कहूँगा कि ये कुली इख्तियार वज़ीर-ए-आज़म का है और वज़ीर-ए-आज़म ही डिसाइड करते हैं कि उनकी टीम में जो प्लेयर्स हैं वो कैसा परफ़ॉर्म करें। और सबकी हमारी पीरियोडिक जो रिव्यूज़ हैं, जो हमारी परफॉर्मेंस बेस्ड रिव्यूज़ हैं वो देखे जा रहे होते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने बिल्कुल जो है तमाम तर रिव्यूज़ देखे हैं, तमाम तर मिनिस्ट्रीज़ को रिव्यू किया है, तमाम तर वज़रा की परफॉर्मेंस को भी रिव्यू किया है। और अगर वो चाहते हैं किसी हवाले से कोई भी रीशफ़ल या चेंज, तो बिल्कुल ये उनका राइट है, उनका प्रेरोगेटिव है और वो कर सकते हैं। फ़िलवक़्त मेरी नॉलेज में तो ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन जब भी हो ये पीएम साहब का राइट है और वो बिल्कुल उनका प्रेरोगेटिव होते हुए वो कभी भी इसमें रिशफ़ल या चेंजेस कर सकते हैं। अकील मलिक साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपोजिशन इत्तेहाद को मुज़ाकरात की दावत दी। आज एक गुड जेस्चर भी सामने आया, बाकायदा चकज़ई साहब से वज़ीर आज़म ने मुसाफ़ा भी किया। मामलात लग रहे हैं कि मुज़ाकरात की मेज़ तक जाएंगे, क्योंकि इससे कबल भी मुज़ाकरात की बातें तो हमने बहुत बार सुनी हैं, लेकिन हमेशा बेनतीजा ख़त्म हो जाते हैं। और पीटीआई ये भी कहती है कि आप लोगों के पास तो इख्तियार ही नहीं है। तो इस बार आप लोग संजीदा हैं? देखिए, हमारी कोशिश तो ये है कि मुज़ाकरात हों और इसीलिए हमने एक नहीं मुतअद्दिद बार, और आपको याद होगा कि साल सवा साल हो गया कि मुतअद्दिद बार ये पेशकश की गई कि मुज़ाकरात होने चाहिए। एक दफ़ा 3 नशिस्तें हुई और उसके बाद फिर पीटीआई के दोस्त जो या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो दोस्त थे वो उठ के चले गए। लेकिन उसके बाद फिर कोई संजीदा कोशिश या संजीदगी उनकी तरफ से नहीं हुई। बारहा के हमने इनको दावत दी और कई दफ़ा हमने कहा कि आप मुज़ाकरात के इस अमल का हिस्सा बनें। अब भी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने दावत दी है और कहा है कि इसको संजीदगी से जो है कंसिडर किया जाए। और देखिए, मुज़ाकरात ही वो वाहिद रास्ता है, वो वाहिद हल है जिसके थ्रू बातचीत से आप तमाम तर मसाइल जो है वो हल कर सकते हैं। ऑपोज़िशन से भी यही हमने कहा और उम्मीद करते हैं कि ऑपोज़िशन इसको संजीदगी से देखेगी, क्योंकि आपको कभी ना कभी तो बैठना होगा, चाहे आप आज बैठें या कल बैठें। और मुज़ाकरात की दावत खाली लफ़ाज़ी नहीं, मुज़ाकरात खुले दिल के साथ दिए गए, नेक नीति के साथ दिए गए। और कोशिश भी यही है कि बातचीत का जब ये बाब खुले, तो फिर उसमें बिल्कुल पेशरफ़्त भी होनी चाहिए और बातचीत को आगे भी बढ़ना चाहिए। अच्छा, बैरिस्टर अकील मलिक साहब, वज़ीर आज़म ने पीटीआई को गालिबन मुलाकात की यकीन दहानी भी करवाई थी। बकौल पीटीआई वो ये कहते हैं कि वज़ीर आज़म ने ये कहा था कि खान साहब से मुलाकात होगी, कोई वादा किया था। तो खान साहब से कोई मुलाकात करवाने जा रहे हैं? देखिए, आप मुज़ाकरात के लिए या किसी चीज़ की एंगेजमेंट के लिए कोई प्री कंडीशंस नहीं रख सकते और ना रखने चाहिए। अब ये प्री कंडीशन रखते ना पहले मुलाकात कराएँ, फिर जो है हम बजट पास करेंगे, बजट पेश करेंगे, फिर कह देना 3 महीने का करेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आखिर तो जो नुकसान है वो अवाम का हो रहा है और इसको इसके साथ नत्थी कर देना, ये कोई मैं समझता हूँ मुनासिब बात नहीं है। और इनको बिल्कुल रिकंसिडर करना चाहिए। और उसके साथ ये भी कि आप जब उस मेज़ पे बैठेंगे, बातचीत का आगाज़ होगा, तो बिल्कुल कई बातें बाशमूल मुलाकात के मामले पे पेशरफ़्त हो सकती है, बातचीत हो सकती है। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ रुकावट जो मुलाकात में है वो इनकी मिसयूज़ ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर है, लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी सिचुएशन जो कायम कर देते हैं वहाँ पे, वो सिचुएशन है। तो मैंने तो इनको पहले भी आसान एक रास्ता दिया था। मैंने मुफ़्त मशवरा दिया, मैंने इनको कहा कि आप अडयाला के जो सुपरिटेंडेंट हैं उनको और रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अंडरटेकिंग दें और उनको कहें कि हम लॉ एंड ऑर्डर की या सिक्योरिटी सिचुएशन वहाँ पे नहीं बनाएँगे।
इतने ज़्यादा जत्थों के साथ जो जाया जाता है और फिर उधर जाके जिस किस तरह की हरकत की जाती हैं उससे इज्तनाब करेंगे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर की ट्रू लेटर एंड स्पिरिट जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन है उसकी ऊपर अमल करना है वो करेंगे कि मीडिया से गुफ्तगू वहाँ पे बाहर अड्याला के बाहर नहीं करेंगे, वहाँ पे ऑर्डर की वायलेशन नहीं होगी एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो इनको इस हिसाब से देखना चाहिए, लेकिन उस पे कान धरने के लिए इनकी पार्टी में से एक शख्स भी नहीं है जो उस पे कान धरे। लेकिन अकील मलिक साहब, मसला क्या है? इस वक्त मुलाकात क्यों नहीं करवाई जा रही? सीएम की भी मुलाकात नहीं हो रही और हम देख रहे हैं कि पीटीआई का जो ट्विटर है वो भी काफ़ी अरसे से खामोश है। खान साहब के ट्विटर पे भी कोई इस तरह की बात सामने नहीं आ रही और आप लोगों की तरफ से ये डिमांड भी रखी गई थी ना कि ट्विटर खामोश हो जाए, तो अब वो भी खामोश है। बुशरा बीबी की उनकी बहन मरियम रियाज भट्टू से मुलाकात हुई, उसके बाद भी उन्होंने कोई ऐसा बयान जारी नहीं किया। तो अब मसला क्या है? मजीद क्या डिमांड्स है आप लोगों की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कि वो ये करें तो फिर आप लोग मुलाकात करवा देंगे? बात नहीं की, ना कोई ऐसा पैगाम भेजा, वो अपनी फैमिली के साथ मुलाकात करती हैं एंड दैट्स इट। जहाँ पे ये बात आपने की कि जो रवैया अच्छा हुआ, रवैया देखिए उनको अच्छा करने की ज़रूरत थी और ये इस वजह से क्योंकि हमने कोई ओवर एंड अबव डिमांड नहीं की। ये उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि हम जब सिक्योरिटी और नेशनल सिक्योरिटी के पहराए में चीज़ों को देख रहे हैं, उसमें उनका तावन जो है वो ज़रूरी बनता है और वो उनकी कायनी ज़िम्मेदारी है, जो उन्होंने ताख़ीर से पूरी की लेकिन बरकैफ़ पूरी की और वो पूरी कर रहे हैं और अच्छा तावन है उनके साथ। तो हम एप्रिशिएट करते हैं कि दहशतगर्दी का जो नासूर है उसमें कलेक्टिव एफ़र्ट की ज़रूरत थी, जो लैकिंग था और अब जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो एफ़र्ट मौजूद है। अकील मलिक साहब, पीपल्स पार्टी आप लोगों की इत्तेहादी जमात है, काफ़ी नाखुश और नाराज़ दिखाई दे रहे हैं आप लोगों से। जीबी के इलेक्शंस में आप लोगों पर तनकीद की, फिर बिलावल भुट्टो साहब ने तो पंजाब हुकूमत को भी जाली कह दिया। जीबी के उधर हमने देखा कि वहाँ पर भी फॉर्म 45 और फॉर्म 47 की वो एक जंग लेकर बैठ गए थे और आप लोगों को ताना भी दे रहे थे। तो मामलात कहाँ पर आप लोगों के ख़राब हो रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से? पीएसडीपी के मामलात हैं या फिर वो जो तनख्वाह में इजाफे का मामला था वो मामला था, या पसे पर्दा कोई और डिमांड्स हैं पीपल्स पार्टी की आप लोगों से? देखिए, ज़ाहिर-सी बात है कि हर पार्टी का अपना एक मैनिफेस्टो होता है और उनकी पार्टी का अपना एक मैनिफेस्टो है, हमारी जमात का अपना एक मैनिफेस्टो है। पार्टीज़ की अपनी-अपनी तरजीहात होती हैं और इस हवाले से आप अगर देखें तो मैं ये वाज़ेह तौर पे आपको बता सकता हूँ कि पीएसडीपी के हवाले से उनकी रिज़र्वेशंस होंगी और हैं भी, लेकिन जब सूबों ने तमाम तर मामला बैठ के वज़ीर-ए-आज़म के साथ तय करके तमाम चीज़ जो है वो तय की नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल में के हवाले से और उसके अलावा भी अगर आप देखें तो दोनों चेयरमैनशिप्स स्टैंडिंग कमेटीज़ जो हैं सेनेट में भी और नेशनल असेंबली में भी ये मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के पास। तो बजट के ऊपर जो हक़ाइक़ थे, जो चीज़ें हैं, जो नंबर्स हैं, जो फ़िगर्स हैं, वो तो उनके पास मौजूद हैं और अभी भी थ्रेडबेयर डिस्कशंस हुई हैं और वहाँ पे तमाम तर मामला हुआ है। कोई ऐसी ख़ास रिज़र्वेशन नहीं, मेरे ख़्याल से जीबी के इलेक्शन के हवाले से उनकी कोई मिसप्लेस जो कह लें ऑब्ज़र्वेशंस थी, तो वो उनकी जो है हमने यकीन दहानी कराई है उनको, बिल्कुल। वज़ीर-ए-आज़म से भी मुलाकात हुई बिलावल साहब की और अच्छी बात है क्योंकि यहाँ पे वो हमारे इत्तेहादी हैं, तो एक-दूसरे पे जो लफ्ज़ी गोलाबारी है वो इलेक्शन कैंपेन की हद तक तो हो सकती है, उसके बाद मेरे ख़्याल से इस चीज़ को रुक जाना चाहिए। लेकिन इस तमाम सियासी मंजरनामे में फैसल वाडा साहब की एंट्री की जिक्र हम ना करें तो ये गलत बात होगी। फैसल वाडा साहब की एंट्री होती है और वो बड़ी अजीब सी बातें करते हैं, बाकायदा इशारा देते हैं कि जैसे कोई मामलात ख़राब हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग हुकूमत में, ये कुछ अरसे में या तो कंटेनर के ऊपर होंगे या कंटेनर के अंदर होंगे। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जीबी में आप लोगों के पास फुल सपोर्ट थी, गधा भी आपका था, घोड़ा भी आपका था, लेकिन फिर भी आप लोग पीछे रह गए। तो ये फैसल वाडा साहब इस तरह के स्टेटमेंट्स क्यों दे रहे हैं? देखिए, मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करूँगा, मैं सिर्फ़ इस पे ये कह सकता हूँ कि मज़ीद बेहतर हमारी कैंपेन हो सकती थी और उसमें होनी भी चाहिए थी। लेकिन जो मामलात हैं वो आपके सामने हैं और हमने मुबारकबाद भी पेश की पीपल्स पार्टी को क्योंकि उनकी सबसे ज़्यादा सीटें हैं जीबी के इलेक्शन में। बाकी जो है ये कमेंट्स और स्टेटमेंट्स ये चलती रहती हैं, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अकील साहब, कुछ कॉलम्स भी आ रहे हैं, कुछ सहाफ़ी भी इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं कि हुकूमत जाने वाली है, ऐसा है? बिल्कुल भी नहीं और आपने देखा कि ऐसी चहमगोइयाँ जो हैं हर ढाई साल या 2 साल बाद शुरू हो जाती हैं, कोई भी वो हुकूमत हो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल व करम से हुकूमत अपनी जो तमाम तर तवानाइयाँ हैं, वो उस पे पाकिस्तान की इकॉनमी को, पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान की वक़ार को, पाकिस्तान की जो एक स्टैचर है उसको बढ़ाने में लगी हुई हैं, उसको बेहतर करने में लगी हुई हैं। तो फ़िलवक़्त तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है और इंशाअल्लाह आप देखेंगे ये हुकूमत अपना वक़्त पूरा करेगी।
लेकिन बैरिस्टर साहब ऐसे अमूमन हम देख रहे हैं कि सेम पेज में कोई दरार तो नज़र नहीं आ रही। इस वक्त जो सिफारती मामलात देख लें या मुल्क के अंदरूनी मामलात देख लें, लेकिन कहीं ना कहीं कोई इकोनॉमिक प्रेशर तो नहीं है जिसकी वजह से सेम पेज में कोई मसाइल आ सकें, कोई दरार आ सके? नहीं देखें, ऐसी बात नहीं है, और इकोनॉमिकली जो टीम है वो बिल्कुल इकट्ठे होके तमाम तर जो तमन्नाइयाँ हैं वो सर्व कर रहे हैं कि इकोनॉमिकली जो इकोनॉमिक अपलिफ्ट है मुल्क की, और जिस तरह आपने देखा कि जीडीपी कंसिस्टेंटली जो है वो 4% पे चल रहा है, और इस पे प्रोडिक्शंस इस दफ़ा जो की गई हैं 6 से 7% के दरमियान की गई हैं, और दीगर अगर आप इशारिये देखें माशी, तो वो पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं, मस्बत जो हैं वो उसकी इंडिकेशंस हैं। तो माशी तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी बात नहीं, बड़ा रीज़नेबल और अच्छा बजट जो है इन हालात में, बावजूद इसके कि मुश्किल IMF के प्रोग्राम में है, वो हमने पेश किया। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आगे बेहतरी होगी। अकील मलिक साहब, 2022 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत तो चली गई, लेकिन पीटीआई अब ये दावा कर रही है कि कोई एक भी इशारिया ऐसा नहीं है जिसको आपने बीट किया हो। आप अपने एफबीआर के टारगेट्स देख लें, वो भी पूरे नहीं हुए, और एफबीआर का जो बोझ है इस वक्त पूरे पाकिस्तान में बाशमुल नून लीग आप लोगों ने भी उठाया, वैसा क्यों है? टैक्स की जो कलेक्शन हुई है वो रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन हुई है, वो आपके सामने है तमाम अदाद शुमार। उसके साथ जो रेमिटेंसेज हैं वो आपके सामने एट ऑल टाइम्स हाई। अब आप स्टॉक एक्सचेंज का भी देख लें, जो उसके इंडेक्स है वो आप देखें तो वो एट ऑल टाइम्स हाई। कभी हिस्ट्री में इतने जो है वो स्टॉक एक्सचेंज जो है बूम नहीं की। एंड दीज आर जस्ट अ फ्यू एग्जांपल्स जो मैंने आपके सामने रखी हैं। तो पीटीआई अगर अपनी आंखों पे पर्दा डालना चाहती है और नहीं देखना चाहती कि जो मुस्बत माशी तौर पे कामयाबियाँ हैं, तो फिर मैं उनसे क्या कह सकता हूँ? यही कह सकता हूँ कि वो तासुब का चश्मा उतारें और फिर देखें कि पाकिस्तान वाक़ई ही प्रोग्रेस कर रहा है, और इसकी तमाम तर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं वो रिफ्लेक्ट करें कि इम्प्रूवमेंट हुई है। अच्छा बैरिस्टर अकील मलिक साहब, राना सनाउल्लाह साहब ने बड़ी एक दिलचस्प बात की। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अडियाला के बाद 10,000 बंदा ले आती है तो फिर वो उनके साथ जाकर बैठेंगे, उनकी बात सुनेंगे, और अगर ना हुआ तो फिर उनको आप लोगों की बात सुननी पड़ेगी। उस पर पीटीआई ये रिस्पॉन्ड कर रही है कि आप लोग खुलकर एक बार मीनार पाकिस्तान पर उनको इजाज़त दें। 10,000 क्या 10 लाख बंदा वो इकट्ठा कर लेंगे। तो अगर ऐसा कोई प्लान होता है तो इस बार ये चैलेंज कबूल करने के लिए आप लोग उनको इजाज़त देंगे? देखिए, पहले तो बात है कि 10,000 बंदा इकट्ठा नहीं किया है इन्होंने। मंगल वाले दिन इन्होंने कहा था कि हम 10,000 बंदा इकट्ठा करेंगे, तो आपने देखा 10,000 की जगह मेरे ख्याल से 10-100 बंदा भी नहीं आया। तो यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि असल जो चीज़ है वो अब खुल के अवाम के सामने आ चुकी है कि जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो अक्सर तब्दील हो चुकी हैं। इनकी सपोर्ट जो ये क्लेम करते थे, अब वो सपोर्ट नहीं रही। तो अब मेरे ख्याल से इनको हमारी बात मान लेनी चाहिए। शुक्रिया। ठीक, बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अकील मलिक साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, इसके साथ एक छोटी सी ब्रेक शामिल करेंगे। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाजरीन। और मशरक़ वस्ता की तारीख में कई जंगें ऐसी गुजरी जिन्होंने खित्ते की सियासत और जोग्राफिए को बदल कर रख दिया, मगर 2025 और 26 में ईरान, इसराइल और अमेरिका के दरमियान होने वाला तसादुम अपनी नौयत, वसअत और आलमी असरात के एतबार से मुनफरिद साबित हुआ। ये सिर्फ मिसाइल और बमबार तैयारों की जंग नहीं, बल्कि मईशत, सिफारतकारी, जौहरी प्रोग्राम और आलमी ताकतों के असर रसूख की जंग थी। ईरान अमेरिका मुआहदे ने ताकत का तवाज़ुन बदल दिया। ईरान एक कमज़ोर हरीफ होने के बावजूद एक सुपर पावर के सामने पसपाई के बजाय बराबरी की सतह पर मुआहिदा किया। मुआहिदे के 14 निकात पर नजर डाली जाए तो मफामती यादाश्त के तहत दोनों ममालिक और उनके इत्तेहादी लबनान समेत तमाम महासों पर फौरी और मुस्तकिल जंग बंदी कर देंगे। अमरीका, अक़वाम मुत्तहिदा और IAEA तमाम यकतरफा बुनियादी सानवी पाबंदियां मुतफ़िका शेड्यूल के तहत खत्म कर देंगे और ईरान के मुंजमद अरबों डॉलर के असासे बहाल किए जाएंगे। ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं करेगा। अगले 60 दिनों में यूरेनियम अफजूदगी के तकनीकी मामला तय किए जाएंगे। ईरान आबना हुर्मस को बगैर किसी फीस या रुकावट के बैनुल अक़वामी तिजारती जहाज़ों के लिए मुकम्मल तौर पर खोल देगा। ईरान की इक़्तिसादी तरक्की और बहाली के लिए खित्ते के ममालिक के ताउन से 300 अरब डॉलर्स के फंड्स का जायजा लिया जाएगा। हतमी मुआहदे की तौसीक अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती काउंसिल के करारदाद के जरिए की जाएगी।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुआहदे पर दस्तखत के बाद कहना था कि हमने ईरान के पैसे डुबाए हुए थे जो अब हम वापस करने जा रहे हैं। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो फिर डॉलर्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे। जंग से कबल आबना हुर्मुज़ खुली हुई थी। ईरान 47 साल से मौशी पाबंदियों के जद में था और ईरानी हुकूमत अवाम में निहायत गैर मकबूल हो चुकी थी। आज सूरत हाल यह है कि ईरानी हुकूमत को अवामी हिमायत हासिल हो चुकी है। मौशी पाबंदियाँ ख़त्म और मुंजमद असासे बहाल किए जा रहे हैं। अमेरिका जो 72 घंटों में ईरान को मुकम्मल सरेंडर और रिजीम की तब्दीली चाहता था और अपने खुद साख्ते मुतालबे की ईरान जोरी सलाहियत हासिल नहीं करेगा के बदले मुज़ाकरात की मेज़ पर ईरान को वो सब कुछ देगा जिसका वो दिहाइयों से मुतलाशी था। ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ का अमेरिका के साथ मुआहदे पर कहना था कि हम जो कुछ फौजी कार्रवाई से हासिल करना चाहते थे उससे कई गुना ज्यादा हमने मुज़ाकरात के जरिए हासिल किया। इसका कोई मवाजना नहीं। जंग में अमेरिका के मुआशी नुकसानात पर नजर डाली जाए तो अमरीकी महकमे दिफा ने कांग्रेस को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि जंग के इब्तदाई दिनों में अखराजात 11.3 अरब डॉलर तक पहुंच गए थे। सिर्फ पहले 2 दिनों में 5.6 अरब डॉलर के हथियार गोला बारूद इस्तेमाल हुए। बादशाह सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक और इंटरनेशनल स्टडीज और दीगर इदारों के तखमीनों के मुताबिक 12 दिन तक लागत 16.5 अरब डॉलर तक जा पहुंची। जंग के इब्तदाई मरहले के बाद रोजाना 1 अरब डॉलर खर्च हो रहे थे। अगर इस रफ्तार को 10 रोजा तनाज़े पर लागू किया जाए तो बराह रास्त जंगी अखराजात 100 अरब डॉलर तजावुज़ कर सकते थे। ईरान के वज़ीर दिफा का कहना है कि ईरान के बहरी मुहासरे के खात्मे पर तिजारती सरगर्मियां मामूल के मुताबिक हो जाएंगी। अगर ईरान ने मुआहदे पर अमल दरामद ना किया तो दोबारा मुहासरा करने की पूरी सलाहियत रखते हैं। आज की तशवीशनाक और बड़ी खबर ईरान अमेरिका के दरमियान तयशुदा मुज़ाकरात आखिरी लम्हे मुलतवी कर दिए गए। वो मुज़ाकरात जिनसे दुनिया को उम्मीद थी कि मशरक़ वुस्ता में कशीदगी कम होगी, वहीं सवाल यह है कि अचानक तब्दीली क्यों आई? क्या इसके पीछे इसराइल का दबाव है? क्या ईरान ने पहले गजा और लबनान में जंग बंदी की और फिर बाद में इससे मुकर गया, या अमेरिका मजबूर हो गया इसराइल के कहने पर, या वाशिंगटन खुद डील से भाग रहा है? नाज़रीन, जब सुपर पावर के दरमियान बातचीत बंद होती है तो खिते में आग भड़कने का खतरा बढ़ जाता है। पाकिस्तान, खलीज, आबना हुर्मुज़ सब मुतासिर होंगे। आज के प्रोग्राम में हम इस नाजुक सूरत हाल का जायजा लेंगे, माहिरीन से जानेंगे कि आगे क्या होगा और ये भी कि पाकिस्तान इस बहरान में क्या किरदार अदा कर सकता है जिस तरह से पाकिस्तान ने पहले भी किया। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं साबिक सफ़ीर मुश्ताक शाह साहब और इसके साथ साथ एयर मार्शल रिटायर्ड अरशद मलिक साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया दोनों के ज्वाइन करने का। मैं अरशद साहब आपकी जानिब आना चाहूँगी। ईरान और अमेरिका के दरमियान ये जो अब मुआहदा हुआ है एक बड़ी कामयाबी है और यकीनी तौर पर पाकिस्तान ने इसमें सफारती किरदार जो अदा किया, मीडिएटर का किरदार अदा किया और पाकिस्तान की वजह से ये सब कुछ चीज़ें मुमकिन हुई हैं। इस पर सबसे पहले आप क्या कॉमेंट करेंगे इतनी बड़ी सफारती कामयाबी पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मेरी राय लेने के लिए। इसमें तो कोई दो बातें नहीं की जा सकती कि जितनी बड़ी कामयाबी दुनिया के लिए है उससे बहुत बड़ी कामयाबी अल्लाह ताला ने पाकिस्तान के लिए रखी कि पाकिस्तान की सफारती कोशिशों से मुस्तकिल मजाजी के साथ और जिस रास्तबारी के साथ पाकिस्तान ने इस पूरे में, जबकि दुनिया ये कह रही थी कि शायद अब ये कभी नहीं होगा और जो स्पॉयलर्स थे जिनमें खास तौर पे हिंदुस्तान का रोल बहुत बड़ा था, वो ये पाकिस्तान को डाउन दिखाने के लिए कहते थे कि ये कभी कामयाब नहीं हो सकते और अपेरेंटली देयर वाज अ बिग ब्रेक। बट अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल है कंसिस्टेंसी के साथ और जिस दोस्ताना रवैयों के साथ पाकिस्तान ने अमेरिका को इंगेज रखा और बहुत बढ़ के ईरान को इंगेज रखा, बिकॉज आपको पता है कि ईरान इतनी आसानी के साथ इस टेबल के ऊपर भी नहीं आया और मुआहदे की तरफ भी नहीं आ रहा था। तो यकीनन एक बहुत बड़ी कामयाबी, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और बहुत बड़ी सफारती लिहाज से आपका एक सेहरा आपके सर जाता है। ठीक, मुश्ताक साहब आप इस पर क्या कहेंगे? एक बड़ी सफारती कामयाबी है, पाकिस्तान की वजह से ये सब कुछ मुमकिन हुआ है और पाकिस्तान एक बार फिर पूरी दुनिया की हेडलाइंस में जो है एक दफ़ा फिर से उजागर हो गया है। सब लोग जो है पाकिस्तान के जो अमन का किरदार है इस पर बात कर रहे हैं। यकीनी तौर पर वज़ीर आज़म की काविशें हैं और सबसे बड़ा किरदार फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को जाता है जिनकी वजह से ये सब कुछ मुमकिन हुआ है। योर कॉमेंट। जी शुक्रिया बहुत बहुत। मैं बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ आपसे कि ये बहुत बड़ी कामयाबी है, सफारती कामयाबी है पाकिस्तान की। ये अमेरिका हक के बाद अमेरिका अमन बिल आखिर कामयाब हो गया। ये वो इशू था जो कि पहले दुनिया ने हल किया था, जहाँ पे 5 परमानेंट सिक्योरिटी मेंबर्स काउंसिल के सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर्स थे। ईयू था उनमें शामिल, JCPOA उन्होंने किया था, उनका नाकाम हो गया। उसके बाद ओमान ने कोशिश की
उसके दौरान ही हमला हो गया। पाकिस्तान आया बीच जंग के दौरान, जब जंग चिढ़ चुकी थी, अब कोई रास्ता नजर नहीं था आ रहा। दोनों अपना मुतहारिब ग्रुपों को, ईरान को भी और अमेरिका को भी, ऐसे वक्त में फील्ड मार्शल का इनिशिएटिव लेना, पर्सनली ट्रंप साहब के साथ अपने ताल्लुकात को इस्तेमाल करना, अपने ज़ाती ताल्लुकात ईरान में जो थे उनके नए पुराने सबको इस्तेमाल करना। उसके बाद वज़ीर आज़म साहब की जो थी कोशिश पूरी दुनिया के एक साथ इंगेज करना, वज़ारत ख़ारजा ने तुर्की को साथ लिया, मिस्र को साथ लिया, सऊदी अरब को साथ लिया, चीन को साथ लिया, बल्कि पूरी दुनिया को साथ लेकर आगे चले और अल्हम्दुलिल्लाह बिल आखिर उस नामुमकिन चीज़ को मुमकिन बनाया और वो मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग हो गया, जो कि नहीं था हो रहा। तो बहुत बड़ी खुशी की बात है और बहुत ही फ़ख्र की बात है हमारे लिए। ठीक। अरशद साहब, ये जो अब मुआहदा हो गया है, ये सिर्फ जंग बंदी और कशीदगी कम करने तक महदूद रहेगा या आप समझते हैं ये लॉन्ग टर्म मुआहदा होगा और इसके फिर स्ट्रैटेजिक या इक़्तिसादी मकासद भी होंगे? देखिए, वो जैसे कहते हैं ना कि ये जो कशीदगी थी जिसमें हम सब ये लोग गुत्थम गुत्था थे, उसमें अस्करी दबाव था, सफारती हिकमत अमली चल रही थी, सियासी दबाव थे और इलाकाई मफादात थे जिनमें खलीजी रियासतें भी शामिल थी। तो अभी पहली बात तो ये है कि जैसे हम सब इसको खुशाइंद करार दे रहे हैं, इसी तरह फौरी तसादुम के खदशात तो यकीनन कम हो चुके हैं। लेकिन आपको ये इल्म है कि मशरिक़ वस्ता जो है वो चैलेंजेस से मशरूत है। इसमें जो बहुत बड़ी फैक्टर्स हैं वो एक खलीजी रियासतें हैं। आपको ये भी इल्म है कि खलीजी रियासतें उम्मीमन मोहताद उम्मीद के साथ, बल्कि गैर मशरूत जोश व खरोश के साथ इसको मुआहदे को देखती हैं। उनका नुक्ता नज़र बड़ा अहम है। दूसरा, इसमें सबसे बड़ा रोल इसराइल का है। इसराइल हमेशा से ऐसे मुआहदे के मुखालिफ रहा है, बिकॉज इलाकाई सलामती के लिए और इलाके में अपनी बदमाशी करने के लिए ईरान जैसे मुल्क, और किसी भी इराक को भी देख लें, लीबिया को भी देखें, जिसने पनपने की कोशिश की, इसराइल ने उसके खिलाफ अकेले भी, सेहूनी सोच के साथ भी और अपने साथ जो सबसे बड़ा इलाही अमेरिका उसके साथ भी उनको तबाह करने की कोशिश की। अब मेरे ख्याल में फौरी तौर पर कशीदगी कम हो गई है, तसादुम का बहतान नहीं है, लेकिन अगले 60 दिन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे इन चीजों को स्टेज पे लाया जाता है, कैसे बाहमी एतमाद के अवामिल किए जाते हैं। उसी से इसका सारा पता चलेगा कि क्या ये लॉन्ग लास्टिंग है, ये शॉर्ट टर्म। ठीक। मुश्ताक साहब, आपको भी अगले 60 दिन क्रूशल लग रहे हैं सूरत हाल को देखते हुए? जी बिल्कुल क्रूशल है, बल्कि मैं इसमें थोड़ा सा एक और कॉशियस अपनी ऑप्टिमिज्म का इजहार करूंगा कि 60 दिन बहुत कम है, क्योंकि 60 दिन तो सिर्फ इस एमओयू को फाइनलाइज करने में लगे हैं। अभी जो कोर इश्यूज हैं वो पीछे हैं। न्यूक्लियर मिसाइल, अमेरिका के इधर जो है अलायंसेस, ईरान के अलायंसेस, इसराइल की जो है बिल्कुल एक अहम फरीक था इसराइल, वो इससे बिल्कुल बाहर था। अभी तक भी आपने देखा कि उस एमओयू का, फाइनलाइज्ड एमओयू का ड्राफ्ट भी उसके साथ ट्रंप साहब ने शेयर नहीं था किया, जिसकी वजह से इसराइल ने फिर वो लबनान में हमले करना शुरू कर दिए। वो नहीं था मान रहा। अभी थोड़ी देर पहले मेरे ख्याल में कोई रॉयटर्स की खबर थी कि अब फिर से दोबारा से उधर जंगबंदी कायम हो गई है, क्योंकि अब अमेरिका उस पर प्रेशर डाल रहा है अनप्रेसिडेंटेड। तो ये 60 दिन बहुत अहम है और मुझे लगता यूं है कि शायद ये 60 दिन खींच जाएं, कुछ आगे बढ़ना जाए, क्योंकि ये बहुत पेचीदा मसाइल है। न्यूक्लियर का मसला है, फंड्स का मसला है, सैंक्शंस का मसला है, बहुत सारे मसाइल हैं। ठीक है, हॉर्मुज़ तो खुल गया, वो तो पहले भी खुला हुआ था। तो उनकी कोई अचीवमेंट, अमेरिका ने जो डिक्लेयर्ड अपने ऑब्जेक्टिव्स थे वो कोई अचीव नहीं हुआ। उन्होंने कहा था रिजीम चेंज करेंगे, अभी एमओयू में ये है कि हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, मतलब कि टोटल रिवर्सल है। पहले ये था कि चलो जी न्यूक्लियर के लिए हम इसको करते हैं, अब न्यूक्लियर तो पीछे ही रह गया, सिर्फ इसको हाथ जोड़ के कहते हैं कि जी जंग बंदी सिर्फ करो। उसके अलावा ये है कि पहले ये था कि लेबनान ईरान की यानी दस्तरस से बाहर था। वो लेबनान में कहते थे कि हिजबुल्लाह तो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, उसको देख देंगे।
अब एमओयू में उन्होंने माना है कि यूएस, ईरान एंड देयर एलाइज एंड पर्टिकुलरली इन लेबनान, ये जंगबंदी पूरी वो कायम, तो लेबनान इज अनदर फैक्टर जहां पे कि इसराइल कोई ना कोई हरकत, मुझे लगता है, मुझे खदशा है कि कोई ना कोई हरकत करता रहेगा ठीक। और जंगबंदी। ठीक, अरशद साहब, ये जो स्विट्जरलैंड में होने वाले मुज़ाकरात थे, इसके मुलतवी होने की क्या वजह है? क्या वाकई आप समझते हैं कि लबनान ही इसकी बुनियादी वजह? अब इसमें तो कोई दो राय नहीं है। देखिए, अगर आप इसको हम वजहती लिहाज से देखें तो क्या अमेरिका ने कुछ इसमें अचीव किया? अमेरिका एक एस्केप ढूंढ रहा था और ईरान एक स्ट्रेंथ की ताकत से आके उससे मुज़ाकरात शुरू किए। और जैसे शाह साहब ने फरमाया कि लेबनान के ऊपर उसने बड़ा सख्त स्टांस लिया। दूसरा, जो सैंक्शंस थी और जो पैसे निकलने वाले थे, उन तीन के ऊपर ईरान बिल्कुल लचक दिखाने में राजी नहीं हो रहा था। हाँ, न्यूक्लियर के ऊपर उसके पास लचक थी। और ये देखें, ये तो उसने 11 साल पहले भी लिख के दे दिया था कि हम एटम बम नहीं बनाएंगे। अभी भी अगर जौहरी तवानाई का देखें तो उसने यही कहा है कि हम इस तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन जो जौहरी तवानाई उसके पास है, जो एनरिच यूरेनियम है, उसके एग्जिट के लिए उसने अभी भी कहा है कि अगले 60 दिनों में हम इस पे बातचीत करेंगे। तो ये 60 दिन मेरे ख्याल में ईरान के लिए तो फिर भी बहुत बड़ा रिलीफ है। आप देखें कि अगर ईरान आप इजाजत दे देते हैं और उसके 2 से 3 जहाज आज निकल भी गए हैं कि आप ऑयल एक्सपोर्ट कर सकते हैं, आपकी अपनाए होम्स खुल गई है, तो ईरान के लिए तो बहुत रिलीफ है। तो मेरा ये ख्याल है, एक इम्कान है कि शायद अगले 60 दिनों में ईरान $300 बिलियन की अपनी तिजारत करने में कामयाब हो जाएगा। अब उस 300 बिलियन के लिए उसने अगर ये डिले करने की कोशिश की तो जस्टिफाइड। ठीक, मुश्ताक साहब, लेकिन ईरान का तो सबसे बड़ा मुतालबा या शर्त कह लें वो भी यही थी कि लबनान पर जो है वो जंग बंदी होनी चाहिए, उस पर हमले ना हो। तो फिर ये समझा जाए कि एक बार फिर तल अबीब ने अपनी लॉबी हरकत में लाई है और फिर अगेन वाशिंगटन का जो फैसला है वो बदल दिया? जी, इसराइल की लॉबी तो उधर अमेरिका में है ही शुरू से, लेकिन आप ये देखिए जो जेडी वांस की जो कल की क्रिटिसिज्म थी नेतन्याहू की, खासतौर पे वो स्मोट्रिच है और उसके जो दूसरे की जो एक्सट्रीम राइट विंग मिनिस्टर्स हैं, उसको उनने, जेडी वांस ने क्लियर मैसेज दिया है। कहते हैं कि जी अब ये जो आप खुद अपना इतरा रहे हैं कि जी हम इस ये खत्ते में ये करते हैं, हम ईरान को वो कर देंगे, कहते हैं कि जी सारे हथियार जो आपके पास हैं जिनसे आप जंग लड़ रहे हैं वो हम मुहैया कर रहे हैं आपको, तो जरा कम बोलें। और वही प्रेशर है मेरे ख्याल में कि जिसकी वजह से अभी उन्होंने दोबारा से जंगबंदी शुरू कर दी है इसराइल ने हिजबुल्लाह अपना लेबनान में। तो मेरा ख्याल है कि अब अमेरिका उस पर प्रेशर रखेगा। वैसे भी मुझे, मेरा तो जो तजुर्बा है, मेरे ख्याल में सब ही जो है ना, जो सियासी हैं इस पे मुबसर हैं, उनका ये तजुर्बा है कि अमेरिका की रिलेशनशिप कॉन्ट्रैक्चुअल होती है। और मुझे ये लगता है कि अब इसराइल के साथ भी कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप हो गई, क्योंकि इसराइल अपनी हद से आगे बढ़ के अमेरिकन इंटरेस्ट को अंडरमाइन कर रहा है। तो अब अमेरिका उस ईरान पे भी कड़ी नजर रखेगा और मुझे उम्मीद है कि इसराइल पे, तो इसराइल पे अब मुझे लगता है कि काफी प्रेशर अमेरिकन आएगा और ये बदलेंगे, हालात बदलेंगे। अभी तक नहीं था, अभी तक जो इसराइल कहता था वही अमेरिका करता था। अमेरिका को इसराइली घसीट के ले आया था इस जंग में, अब वो अमेरिका इस जंग को खत्म करना चाहता है, इसराइल खत्म नहीं करना चाह रहा। तो अब वो अमेरिका का वक्त है कि अमेरिका अब इसराइल पे प्रेशर डाले, वरना अपनी हजीमत हो रही है। ठीक, अरशद साहब, आप समझते हैं कि अमेरिका फिर इसराइल पर प्रेशर डाल सकेगा? क्योंकि ईरान ने भी तो ये साफ अपना मौक़िफ़ अपनाया हुआ है ना कि जब तक गज़ा पर और लबनान पर ये खून रेजी और खून बहाना बंद नहीं होगा तो वो भी मेज़ पर नहीं आएंगे। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। ईरान ने बड़ी क्लैरिटी से कहा कि लेबनान में और गजा के ऊपर, और खास तौर पर लेबनान में, और इजराइल गालिब इम्कान यही है कि दिल से इस मुआहदे को तस्लीम नहीं कर रहा। और उनके मिनिस्टर ने अभी कुछ देर पहले एक स्टेटमेंट दी है जिसमें उन्होंने कहा है कि नोबडी कैन डिक्टेट अस, और यू हैव सीन इट इन द पास्ट आल्सो दैट वी हैव नॉट एक्सेप्टेड एनी प्रेशर। ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल। लेकिन
क्योंकि अमेरिका अब इस मुनज़्ज़म अंदाज से इसमें पिस्पाई इख्तियार करके इस स्टेज पे पहुंचा है, तो मेरे ख्याल में वो इसराइल को एंगेज करेगा और ये बावर कराएगा कि हम ईरान की अस्करी और जौहरी सलाहियतों को सफारती यकीन दहानियों की बजाय सख्त निगरानी के अमल में रखेंगे और ईरान को इक्तसादी रिलीफ इतना नहीं देंगे कि वो जौहरी तवानाई और मिसाइल प्रोग्राम को आगे बढ़ाए। जब इस किस्म की एंगेजमेंट आप इसराइल के साथ करेंगे और जैसे जेडी वैंस ने, जैसे मुश्ताक साहब फरमा रहे थे, बड़ी क्लियर वार्निंग दी कि दुनिया में आज आप अकेले हैं और आपके साथ आपका इलाई खड़ा है, तो ये एक बहुत बड़ा प्रेशर है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि इससे आप ये मत समझिए कि इजराइल लेबनान के ऊपर रिट्रीव करेगा। उसने बड़ा क्लियर कहा है कि मैं गजा, सीरिया और लेबनान इन 3 जगहों पे अपना बफर जोन बनाना चाहता हूं। वो आहिस्ता आहिस्ता बफर जोन बनाता रहेगा और उसके मुकाबले में फिर ईरान को भी ये हक हासिल होगा और वो करता रहेगा। तो ये जो फुलझड़ियां हैं, ये चिंगारियां हैं ईरान और लेबनान में तो चलती रहेंगी, लेकिन अमेरिका पूरी कोशिश करेगा कि वो किसी काबिल तस्दीक हदूद में इस इब्तदाई जो मुफाहमती फ्रेमवर्क है इसको आगे लेके चले और इसराइल को अपने साथ रखे। ठीक है, गुफ्तगू का आगाज करेंगे, ब्रेक का कहा जा रहा है, एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मुश्ताक साहब, अमेरिका और इसराइल की पॉलिसी में अब दरार आ गई है, आप समझते हैं? क्योंकि पहले तो दोनों एक पेज पर थे ना, लेकिन अब इख्तलाफात इनके सामने आ रहे हैं क्योंकि अमेरिका ईरान से बात करना चाहता है लेकिन इसराइल नहीं चाहता। तो क्या समझते हैं फिर ये मामला कहाँ जाएंगे? जी, जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि मुझे नजर आ रहा है कि सदर ट्रंप साहब ने ये एमओयू का टेक्स्ट, आपको अगर याद होगा जब जेडी वांस साहब इधर आए थे तो अखबारी इत्तलात ये थी कि इधर से एक कॉल उन्होंने तल अवीव भी की थी। जी जो मुज़ाकरात के दौरान, मतलब है उनसे गुफ्तशनीद मुज़ाकरात के दौरान भी जारी थी। अब हालात ये हैं कि एमओयू फाइनल हो गया, उसका टेक्स्ट नेतन्याहू को नहीं दिखा रहा ट्रंप साहब। ये क्लियर इंडिकेशन है, नंबर 1। नंबर 2, पूरी दुनिया बदल चुकी है इस वक्त। ये है कि दुनिया के कितने 140 से ज्यादा ममालिक ने फलस्तीन को तस्लीम किया हुआ है। इसराइल को जंगी जराइम के तहत आईसीजे में लेके गए हैं, और वो कौन लेके गए? साउथ अफ्रीका। स्पेन जो है वो इसराइल को, अमेरिका को अड्डे नहीं दे रहा, अपने नेटो के जो बेसिस वो नहीं यूज करने दे रहा था ईरान के दौरान। इटली का जो है अलग, आपने देखा क्या, यानी पूरी दुनिया बदल चुकी है। ना सिर्फ अमेरिका और इसराइल के आपस के ताल्लुकात कुछ बदल रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया का रवैया इसराइल की तरफ अपना बदल रहा है, क्योंकि इसराइल के अपने इतने जंगी जराइम हैं, इतनी वायलेशंस करता है इसराइल, पूरी अक़वाम मुत्तहिदा के जो है ना करारदादों की, दुनिया के जो भी इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं उनको वायलेट करता है। तो अब दुनिया मेरे ख्याल में रियलाइज कर रही है कि वक्त आ गया है कि रूल बेस्ड जो है ना सिस्टम वापस आया जाए। साबिक मुशीर डोनाल्ड ट्रंप साजिद तारड़ साहब ने भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। वेलकम साजिद साहब आपको प्रोग्राम में। साजिद साहब, ये सूरत हाल बड़ी कॉम्प्लेक्स हो गई है, मुआहिदा होने जा रहा था, अचानक मौखिर हो गया है, क्या वजह सामने आ रही है? देखिए, अर्ज करना चाहूंगा कि मुआहिदा तो हो चुका है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग तो साइन हो चुका है दोनों, बल्कि तीनों पार्टियों की तरफ से पाकिस्तान, लेकिन उसको डिले किया गया है। वर्ड डिले है, कॉल्ड ऑफ है। उसमें आज हमारे जेडी वैंस साहब ने ट्रैवल करना था, उसको उन्होंने पोस्टपोन किया है लेबनान की तरफ से। लेबनान के अंदर हमले हुए जिनमें 4 इजरायली फौजी, और उसके बाद उन्होंने रिटेलिएशन में 18 लेबनानियों को हलाक किया है। लेकिन मैं समझता हूं अभी तक पुरुमीद रहना चाहिए। इजराइल जो, जिनको ये एक तो ना तो ये मुआहिदा काबिल कबूल था, दूसरा वो इसके बार बार उनकी जो कैबिनेट के लोग कहते हैं हमें ना सिर्फ ये एक्सेप्ट नहीं है बल्कि हम इस डील का हिस्सा ही नहीं है।
और दूसरा ईरान की तरफ से अगर देखा जाए तो उनके मुताबिक हिजबुल्लाह और हमास उनकी रेड लाइन है। तो मेरे ख्याल में अगले 60 दिनों के अंदर यही चीजें डिस्कस की जाएंगी, यही बातें की जाएंगी। अमेरिका की तरफ से स्ट्रॉन्ग सिग्नल जा चुका है इजराइल का, और मेरे ख्याल में इस आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इजराइल जो है वो इज्तनाब करेगा, क्योंकि अमेरिका की सपोर्ट के बगैर इजराइल कैन नॉट स्टॉप। देखें, प्रेसिडेंट ट्रंप साहब ने कहा था कि अगर मैं ना होता तो आज बीबी नेतन्याहू जेल में होता। तबाह हो चुका फिर उसके बाद देखें, इस वक्त अगर देखा जाए तो अगले एक वहां पे जो इलेक्शन आ रहे हैं उसके एक कैंडिडेट है नफ्ताली बेनेट उनका नाम है। उन्होंने कहा है कि वी आर ऑन अ सुसाइडल मिशन। तो दर हकीकत बहुत ज्यादा जो जूश हैं, इजरायली हैं, वो भाग भाग कर इजराइल को छोड़ के साइप्रस जा रहे हैं। तो दर हकीकत अगर देखा जाए तो वहां भी केयास की सिचुएशन है। और बीबी नेतन्याहू के ये वो कहते हैं ना मरते पे आखिरी सांसें, तो उन सर्कमस्टांसेस से गुजर रहे हैं। पाकिस्तान जंग लड़े बगैर जंग जीत चुका है। अगले नोबेल पीस प्राइज का उम्मीदवार पाकिस्तान और हमारे फील्ड मार्शल साहब को समझा जाएगा। लोग पहले ही कई सुदूर जो है मुल्कों के, वो पहले ही इस चीज के ऊपर एग्री कर रहे हैं कि पाकिस्तान हैज डन अ वंडरफुल जॉब। जिन्होंने रियाज, तेहरान, वाशिंगटन डीसी और बीजिंग को एक टेबल पर बिठाया, तो मैं समझता हूं पाकिस्तान का सफारती और डिप्लोमेटिक और डिफेंस डिप्लोमेसी जो है वो कामयाब होती नजर आ रही है, और पाकिस्तान का एक ताबनाक मुस्तकबिल जो है अनस्टॉपेबल। ठीक, लेकिन साजिद साहब, जो इस वक्त मसला आ रहा है, इतनी इस मुआहदे से इस्राइल परेशान क्यों है इतना? देखिए, इस मुआहदे में अगर देखा जाए तो एक तो अगर सूरत हाल देखें, उसमें सबसे पहली बात बताना चाहूंगा, जो स्टेटमेंट देखें प्रेसिडेंट ट्रंप साहब की तरफ से क्या आई है। उन्होंने कहा है कि अगर कतर मिसाइल रख सकता है, और मिसाइल जो सबसे ज्यादा ईरान के खतरा है वो इजराइल को है, अगर कतर मिसाइल रख सकता है तो ईरान के पास भी सेल्फ डिफेंस का हक होगा। इस पे परेशान तो उन्होंने होना है। फिर आपने देखा है कि उनका जो डोम सिस्टम था इस जंग में वो कंप्रोमाइज्ड हुआ है। देखें कि इस वक्त ऑलमोस्ट 108 दिन हो चुके हैं, इजरायली बेचारे बंकरों में बैठे हैं। वहां पे मामूले जिंदगी बिल्कुल जो है वो खत्म हो चुका है। तो दर हकीकत और दूसरा वो समझते हैं कि ईरान को पूरे तरीके से जिस तरह वो समझते थे कि तबाह बर्बाद किया जाए, उस तरह नहीं किया गया। और वो खदशात समझते हैं कि शायद फ्यूचर में ईरान जो है दोबारा अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी की तरफ जाए। और एक सबसे बड़ी चीज इस जंग और इस मार्का के अंदर हुई है कि चाइना और रशिया खुल के सामने आए हैं ईरान की सपोर्ट में। आने वाले दिनों में चाइना मजीद इन्वेस्टमेंट चाहता है ईरान के अंदर। पहले भी उनकी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट मौजूद है, बल्कि सोचा जा रहा है कि शायद चाइना और ईरान कोई डिफेंस एग्रीमेंट करें, तो ये भी इजराइल के लिए एक खतरे की अलामत है। तो देयर आर मेनी स्पॉयलर्स और मेनी उनके रिजर्वेशंस हैं। और ईरान जो सुप्रीमेसी चाहता था इस एरिया के अंदर, अपनी ग्रेटर इजराइल का ख्वाब जो मुसलसल ये जायनस देखते हैं, उसको खदशात हो रहे हैं। तो दर हकीकत देयर आर मेनी फैक्टर्स इजराइल की तरफ से जिनको डिस्कस किया जा सकता है। लेकिन मेरे ख्याल में अमेरिका डिटरमेंट है कि ईरान के साथ आगे मजीद बढ़ा जाए। और लेकिन इसमें जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया है कि इस जंग के बाद पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान की मिलिट्री डिप्लोमेसी कामयाब हुई है। अब सऊदी अरेबिया के बाद दूसरे ममालिक की लाइन लगेगी, जहां जाके हमारी पाक फोर्सेस ना सिर्फ डिफेंड करेंगे बल्कि उनकी आर्मीज को ट्रेन भी करेंगे। ठीक, अरशद मलिक साहब, ये जेडी वेंस का ये बयान भी सामने आया है कि इसराइल के ज़्यादातर जो हथियार हैं वो अमेरिका फराहम करता है। तो क्या इसराइल को एक वाज़ेह पैगाम दिया जा रहा है कि वाशिंगटन अब अपनी शराइत मनवाएगा? जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका अब आके बड़े अरसे के बाद, खासतौर पर ये हुकूमत बड़े अरसे के बाद उस सेहूनी सोच से इख्तलाफ करते हुए नजर आती है। क्योंकि अगर आप देखें तो मैंने जैसे पहले कहा, उन्होंने बड़े मुनज़्ज़म अंदाज से अपनी पसपाई को तस्लीम किया। और फिर अगर आप वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट देखें, आप नेशनल रिव्यू की स्टेटमेंट्स देखें, तो सब में अमेरिकन गवर्नमेंट को ये कहा गया कि आप क्या समझते हैं कि अवाम या आपके सपोर्टर अहम काना राह पे थे? क्या आप ये नहीं समझते कि आपने अपने आप को बगैर शराइत बनवाए हुए अपने आप को रिट्रीट किया? तो डेफिनेटली अमेरिका की जो लीडरशिप है वो समझ रही है कि वो किसी ना किसी तरह इस इब्तदाई बुनियादी
जो मफाहमती फ्रेमवर्क है इसको स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे लेके आए, ऐसे सफारती स्टेप्स लें, तो वो इसराइल के वज़रा और इसराइल की हुकूमत को भी ये मैसेज दे रहे हैं, बिकॉज उनको भी ये समझ आ रही है कि नेतन्याहू की डोमेस्टिक पॉलिसीज भी वीक हैं और डोमेस्टिक उसका वो नहीं रहा जो उसका पहले से उसको एक कामयाबी हासिल होने के चांसेस थे। इसलिए वो बड़ा मैसेज दे रहे हैं कि दुनिया के अमन के लिए और दुनिया की मईशत के बहाली के लिए अब मजीद जंग दुनिया मुतहम्मल नहीं हो सकती। और दूसरी जानब हम देख रहे हैं कि ईरान की जानिब से भी क्लियर स्टेटमेंट्स आ रही हैं। मुश्ताक साहब, स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने ये भी खबरदार किया कि मुआहदे की अगर खिलाफ वर्जी हुई तो फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। मतलब ये समझा जाए कि ईरान मुआहदे के बावजूद जो है अपनी सख्त गिर पॉलिसी दुनिया को बावर करवा रहा है। जी, अब ईरान ने तो देख ले कि कामयाबी हासिल कर ली है, क्योंकि अमेरिका ने जो भी डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव्स थे जंग के, उनमें से कोई हासिल नहीं किया। अब जाहिर है अब ईरान अब एक ताकत की बुनियाद पे बयान दे रहा है, और यही वजह है कि देखें कहाँ से अपने ईरान ने तो बहुत सारी अपनी बातें मनवा ली हैं। अब वो ऐसे नहीं अपनी बातें छोड़ेगा, और जाहिर है अब उसका हक भी बनता है क्योंकि उन्होंने एक सुपर पावर को पसपाई पे मजबूर किया है, तो जाहिर है वो तो करेंगे ही सही। अब ये बातें ऐसी करेंगे ही सही। हाँ ठीक। साजिद साहब, आप क्या समझते हैं, अगर इसराइल नहीं मानता अमेरिका की बात और इनकार कर देता है तो फिर मामला क्या होंगे? अमेरिका हाथ उठा लेगा इसराइल से या सिचुएशन मुख्तलिफ होगी? डेफिनेटली नहीं। देखें, इस वक्त मैंने पहली दफा पहले डेमोक्रेट तो मुसलसल इजराइल को तनकीद का निशाना बनाते हैं। हमारे जो साबका वजीर खारजा हैं वो कहते रहे हैं कि हमें भी ईरान पे हमले के लिए इजराइल कन्विंस करने की कोशिश करता रहा है, लेकिन मैंने फार राइट से, जिसका मैं खुद भी हिस्सा हूं रिपब्लिकन पार्टी का, वहां से इतने सख्त अल्फाज मैंने ये जिंदगी में पहली दफा सुने हैं इजराइल के लिए। मेरे ख्याल में इजराइल के पास कोई चॉइस नहीं है। प्रेसिडेंट ट्रंप बार बार कह चुके हैं कि हमारी सपोर्ट के बगैर इजराइल एक घंटा भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो मेरा ख्याल, जो मैं जाती तौर पे समझता हूँ, थोड़ी सी ट्विस्ट आर्मी मजीद की जाएगी और इजराइल विल कम टू द टर्म्स। और दूसरा, जिस तरह मैंने कहा है कि इस वक्त बीबी नेतन्याहू ना सिर्फ पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा काबिल नफरत शख्स है, इजराइल के अंदर भी बहुत अनपॉपुलर है। मेरा ख्याल है अगली दफा नफ्ताली बेनेट इलेक्शन जीतेंगे और अपने वो अमन की तरफ बढ़ेंगे। दिस इज द ओनली ऑप्शन इजराइल हैज। ठीक। अरशद साहब, मैं आपसे क्लोजिंग रिमार्क्स लेना चाहूंगी। दोबारा आप मुज़ाकरात की मेज सजती हुई देख रहे हैं कि मामला हल होते हुए नजर आ रहे हैं आपको कुछ दिनों में? देखिए, ये एक बहुत बड़ा बाब है, रोशनी का बाब है, जो कि खास तौर पे खलीज के ममालिक के लिए है। वो तिजारत चाहते हैं, वो आबी रास्तों को महफूज देखना चाहते हैं, और ये उसी सूरत में मुमकिन है अगर वहाँ पे अमन कायम हो। और अमन जो है वो कभी भी बातों से नहीं होगा, बल्कि सफारती कामयाबी से होगा। वो उस अमन और इस्तेहकाम की राह पे चल के होगा जिसमें इंटरनेशनल गारंटर और ख़ास तौर पे अमेरिका की सपोर्ट रहे। अब अमेरिका जो फुट होल्ड है लीडरशिप का, वो अपने डोमेस्टिक में तो लूज कर रहा है, वो नहीं चाहेगा कि खलीज में मजीद उसको सुख्ती हो। इसलिए मेरे ख्याल में ये जो मुफाहमती फ्रेमवर्क है, इसको अमेरिका हर सूरत में कामयाब करने की कोशिश करेगा, वगरना वही स्टेट ऑफ होमस जो कि बड़े अरसे बाद खुली हुई है, ऑल्दो उसमें भी अभी टाइम लगेगा, वो दोबारा डिस्टर्ब हुई तो मईशत दुनिया की फिर लड़खड़ाने लगेगी। जी मुश्ताक साहब, क्लोजिंग रिमार्क्स दीजिएगा। जी, मेरा ख्याल है कि मुझे जियो स्ट्रेटेजिक तब्दीलियां नजर आ रही हैं खित्ते में, जिसमें यह है कि खित्ते के ममालिक, बल्कि अमेरिका ने खुद ही उसकी शुरुआत की है कि उन्होंने कहा है कि जो 300 बिलियन जो डॉलर आएंगे वो खलीजी ममालिक से जाएंगे। और अगर पैसा ही सब कुछ फैसला करता है, अगर पैसा दोस्त बना सकता है, तो खलीजी ममालिक की अगर दोस्ती ईरान के साथ हो गई तो फिर अमेरिका का किरदार कम रह जाएगा और इसराइल के लिए जो है रूम थोड़ी सी तंग हो जाएगी। मेरा ख्याल के आइंदा ये 60 दिन जो है ये मुज़ाकरात में रहेंगे और बहुत ही तो हो सकता है ये लंबे भी हो जाएं, लेकिन अमेरिका ने साफ जाहिर कर दिया है कि भाई अब आप खित्ते के ममालिक ही इस मसले को हल करें। ईरान के साथ हमारा जो झगड़ा था वो खत्म हो गया, अब आप खुद ही डील करें। ये रिजीम जो था चेंज करना था, नहीं था, वो हमने कर लिया। इसराइल को भी कह दिया कि भाई तुम अपनी औकात में रहो, अपनी जगह रहो, हम तुम्हें सपोर्ट जितनी की कर ली, अब आगे जरा हमें ज्यादा मजबूर ना करें।
ठीक। मेरा ख्याल है खित्ते में आ जाएंगी तब्दीलियाँ, कई सारी तब्दीलियाँ तब्दीलियाँ। मुतवक्की हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का ज्वाइन करने के लिए। इसी के साथ नाज़रीन वक्त खत्म हो गया। मैं ईमान नवाज़ आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।